ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये नहीं क्लियर होगी तो हमें एक तरीके से इनवर्स की टेबल क्लियर नहीं होगी, और इनवर्स की टेबल क्लियर नहीं हुई तो क्वेश्चन ही नहीं क्लियर होंगे। ठीक है, जो हमारा चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये बेसिकली दो चैप्टर्स का लिंक है इसमें। सबसे पहले तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री हमने क्लास 11th में पढ़ा था वही, और उसके साथ साथ जो हमने रिलेशन फंक्शन पढ़ा है थोड़ा सा बिल्कुल इंट्रोडक्शन के पार्ट में, उसका लिंक है। सो अगर हमें याद हो कि हमारे पास एक y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास एक साइन एक्स फंक्शन है, ठीक है, तो हम इसका अगर मुझे आपसे एक ये चीज पूछूं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स है मेरे पास, और मैंने बोल दिया साइन एक्स है मेरा √3/2, और मैं आपसे पूछूं अगर साइन एक्स मेरा √3/2 है तो मेरा x की वैल्यू क्या होगी, यानी किस x की वैल्यू पर साइन हमारा √3/2 होता था। तो आपने ये 10th ग्रेड में पढ़ा था, तो साइन हमारा √3/2 किस x की वैल्यू पर होता था, दैट इज ऑन 60 डिग्री, जिसे हम रेडियन में लिखते थे तो π/3। हमें पता था ना कि साइन 60 होता था हमारे पास √3/2, यानी कि यहां से हमें पता लगा कि x की वैल्यू जब 60 थी तो मेरा साइन √3/2 था। सेम वे अगर मैं लिख दूं cos y इज इक्वल टू 1/2, तो किस पर्टिकुलर वैल्यू पे cos 1/2 होता था वो हमें पता है, दैट इज ऑन 60 डिग्री, दैट इज ऑन π/3। सेम वे अगर मैं यहां पर लिखता हूं tan x इज इक्वल टू 1, तो मेरे को पता है यहां पर कि tan x मेरा 1 कब होता था, जब x होता था 45 डिग्री, यानी x जब 45 डिग्री होता था विच इज इक्वल टू π/4। ये हमारे पास सारी टर्म्स हमें पता है। अब इसी को ही हम एक दूसरे वे में लिख सकते हैं कि मैं यहां से जब इसको कंपेयर करता कि मेरे पास मेरा साइन x इज इक्वल टू √3/2 है, मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे को x की वैल्यू बताओ, तो उस x को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं साइन इनवर्स ऑफ √3/2। जैसे मैट्रिक्स में हमने करा कि ax इज इक्वल टू b था, मुझे ये x निकालना था, तो x के केस में मेरे को क्या करना था, a इनवर्स b इस तरीके से फाइंड करना था। सेम वे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर मुझे ये x फाइंड आउट करना है तो ये जो साइन है ये उधर शिफ्ट हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, दैट विल फॉर्म साइन इनवर्स, उसे हम क्या बोल देंगे, साइन इनवर्स बोल देंगे। और हम यहां से देखेंगे कि साइन इनवर्स आया मेरे पास, तो √3/2 साइन के किस एंगल पर होता था, वो हमारा होता था साइन के 60 डिग्री के एंगल पर। तो हम √3/2 की जगह पे साइन 60 लिख सकते हैं, यानी √3/2। तो ये जो इनवर्स फंक्शन और जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो आपस में क्या हो जाते थे, हमारे कैंसल आउट हो जाते थे। ये एक कंसेप्ट है हमारे पास इनवर्स निकालने का। तो इनवर्स अगर हमें एक फंक्शन का निकालना है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो मैंने लिख दिया tan x, तो अगर मुझे यहाँ से इनवर्स निकालना है, हमने 1 फंक्शंस और ऑन टू फंक्शंस इसमें पढ़ा था कि अगर हमें इनवर्स निकालना होता है तो हम x की वैल्यू निकालते हैं y की टर्म्स में। हम क्या करते थे, हम x की वैल्यू को फाइंड करते थे y की टर्म्स में। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकाल दूंगा तो वो क्या आ जाएगा, दैट विल बी tan इनवर्स y, वो मेरे को क्या मिलेगा, tan इनवर्स y मिलेगा। सेम अगर मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास z इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया सीकेंट x, और मुझे ये x की वैल्यू निकालनी है, तो x क्या आ जाएगा, सीकेंट इनवर्स ऑफ z। So these functions are known as inverse trigonometric functions। ये हमारे कौन से फंक्शंस होते हैं, these are inverse trigonometric functions। यानी कि सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने लिख दिया sin x इज इक्वल टू 1/√2 और मैं आपसे x की वैल्यू निकलवा रहा हूं, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, आप सबको पता है कि sin x 1/√2, sin 1/√2 कितने पे होता है, sin π/4 पर होता है ना। तो sin x की अगर मैं वैल्यू यहां से आपसे लिखवाऊं तो वो sin π/4 होगा। तो अगर मैं आपसे x निकलवाऊंगा तो क्या हो जाएगा, sin इनवर्स ऑफ sin π/4 हो जाएगा। और इनवर्स फंक्शन और नेगेटिव फंक्शन एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कट, तो x की वैल्यू मेरी क्या हो गई, π/4। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। बट हमने एक चीज पढ़ी थी
कि अगर मुझे एक फंक्शन का इनवर्स निकालना होता है तो वो फंक्शन 1 भी होना चाहिए, वो फंक्शन ऑन टू भी होना चाहिए, यानी वो फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। एक फंक्शन का इनवर्स जब भी हमें फाइंड करना होता था तो हमने पढ़ा था कि वो फंक्शन 1 भी होना चाहिए था, वो फंक्शन मेरा ऑन टू भी होना चाहिए था। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये एक चीज समझनी है आपने। मैंने आपके सामने यहाँ पर एक एरो डायग्राम बनाया और मैंने इसको लिंक कर दिया। एक एरो डायग्राम मैंने ये बनाया और एक एरो डायग्राम मैंने ये बनाया। ठीक है। सो अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस फंक्शन की हमारे पास आउटपुट क्या है, ये आया, इसके ऑर्डर पेयर 1 5 होगा, 2 6 होगा, 3 7 होगा, 4 8 होगा। ये मेरी डोमेन है, ये इसकी हमारी पर्टिकुलर कोडोमेन होगी, यानी A to B मान लिया हमने, A to B। तो अगर मैं कहूँ ये फंक्शन मेरे पास A to B है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स उल्टा हो जाएगा। इसका इनवर्स क्या बन जाएगा हमारा, इसका इनवर्स बन जाएगा 5 6 7 8 1 2 3 4। तो 5 1 6 2 7 8 ये इनवर्स बन गया। इनवर्स बन गया तो अब मेरा इनवर्स क्या हो चुका है, इस फंक्शन का इनवर्स बन चुका है B to A। इस फंक्शन का इनवर्स क्या बन चुका है, B to A। सेम हम इसका इनवर्स निकाल लें। इसका इनवर्स अगर हम निकालते हैं, ये A to B था, ये G फंक्शन था मेरे पास A to B, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स बन जाएगा 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3 4। तो देखो इसका इनवर्स अगर मेरे को बनाना है तो इसका इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 with 1 2 with 2 3 with 3। ये इनवर्स बन गया इस फंक्शन का। ठीक है, ये इनवर्स फंक्शन बन गया। और अगर मैं इसका इनवर्स बनाऊं, इसका इनवर्स मेरे पास 4 5 6 7 1 2 3, तो 4 ये 1 के साथ, ठीक है, 4 हमारा 1 4 के साथ है, 2 हमारा 6 के साथ है और 2 हमारा 5 के साथ था। ठीक है, 2 हमारा किसके साथ था, हमारा 5 के साथ था और 7 हमारा कल्ला, ये आ गया। अब आप देखो ये वाला फंक्शन जो आया हमारे पास, ये फंक्शन, ये कैसा फंक्शन था, ये 1 1 भी था और ये हमारा ऑन टू भी था। 1 1 भी है और ऑन टू भी है ना। इसका इनवर्स निकल गया सीधा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इनवर्स भी कैसा आया, 1 1 ऑन टू। ये फंक्शन मेरा कैसा है, क्या ये 1 1 है, ये 1 1 नहीं है, बट ये ऑन टू है। दिस इज नॉट 1 1 बट ऑन टू, दिस इज ऑन टू है। ठीक है, अब ऑन टू क्यों है, क्योंकि ऑन टू के केस में यहाँ 3 एलिमेंट थे, तीनों के तीनों फील्ड है, इसलिए ये ऑन टू है। अब इसका रिवर्स किया मैंने, इसका रिवर्स तो मेरा एक फंक्शन ही नहीं आया। आपको बताया हुआ लेस देन का साइन नहीं आना चाहिए। लेस देन का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो 3p इमेज है इसकी 2 डिफरेंट इमेजेस है। ये वाला तो अब मेरा फंक्शन ही नहीं बना। दिस gx is not, g inverse is not a function, this is not a function. What about this, इसका इनवर्स किया तो क्या ये फंक्शन है हम पे, क्या ये वाला हमारा फंक्शन है। 7 एलिमेंट खाली रह गया। फंक्शन की पहली कंडीशन थी डोमेन के सारे एलिमेंट्स लिंक होने चाहिए। ये मान लो मेरा h फंक्शन था और ये h इनवर्स है, तो h इनवर्स इज नॉट अ फंक्शन। h इनवर्स हमारा फंक्शन ही नहीं रहा। इट मींस हमारे पास क्या चीज आई कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मेरे पास फंक्शन था, ये फंक्शन 1 1 ऑन टू था, इसका इनवर्स निकल गया। ये फंक्शन मेरे पास 1 1 नहीं था, ऑन टू था, इसका इनवर्स नहीं निकल पाया। ये फंक्शन मेरे पास 1 1 था बट ऑन टू नहीं था, तो इसका भी फंक्शन का इनवर्स नहीं निकल पाया। यानी एक फंक्शन का इनवर्स तभी निकल पाएगा जब वो 1 1 हो और ऑन टू हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक, ये ऑन टू नहीं था ना, 1 1 इसलिए क्योंकि इसके 3 एलिमेंट थे, तीनों यूनिक के साथ सेपरेट हो रहे थे। तो अब यानी कि इसका रिवर्स करूंगा तो ये मेरे पास फंक्शन ही नहीं रहा, ये मेरा एक फंक्शन ही नहीं रहा। यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर भी हमें ये चीज देखनी पड़ेगी। अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा तो ही उसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम निकाल पाएंगे।
और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो 1 1 नहीं होते। तो हमें उनको 1 1 बनाने के लिए उनकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? उनकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, डोमेन अपनी तरफ से बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए पहले हमें नॉर्मल फंक्शंस की डोमेन रेंज पता होनी चाहिए जो +1 में थी। फिर हम इनवर्स फंक्शन की डोमेन को मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो वाला फंक्शन का हम इनवर्स निकाल पाते। एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पहले डोमेन और रेंज डिस्कस करेंगे। तो हम पे आपको याद हो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, sin x, cos x, tan x, है ना। अब इसके ऊपर जाने से पहले मुझे ये चीज बतानी है आपने कि sin x 0 कब होता था, cos x 0 कब होता था, और फिर tan x के 0 की बात करेंगे। किस एंगल पर 0 से 90 आपने पढ़े थे sin x 0 होता था? किस एंगल पर 0 होता था sin x? वो होता था 0 डिग्री के ऊपर। sin 0 कितने पे होता था? 0 पे। और cos 0 कितने पे होता था? 90 पे। ठीक है। क्या ये सिर्फ एक ही एंगल होता है? नहीं, ऐसे मल्टीपल्स एंगल होते हैं हमारे पास पूरे क्वाड्रेंट के सिस्टम के अंदर। जब हम उसको घुमाएंगे, घुमाते जाएंगे तो मल्टीपल एंगल्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे क्या sin 1/2 सिर्फ 30 पे होता था? नहीं, वो हमारा क्वाड्रेंट शिफ्ट करते थे हम तो वो अलग अलग एंगल्स पर आता था। 180 माइनस थीटा करेंगे तो 150 डिग्री पे आएगा, 2π प्लस थीटा करेंगे तो वो मल्टीपल एंगल्स के सिस्टम पे आता था। तो sin x हमारा 0 हमारा किस पे होता था? जब x क्या होता था? 0। और cos कितने पे होता था? 0 जब x होता था 90। ठीक है। और सेम tan x कितने पे 0 होता था? जब x क्या होता था? 0। ये सिर्फ एक एंगल नहीं है, मल्टीपल एंगल्स होंगे। तो वो मल्टीपल एंगल्स क्या होते हैं साइन के लिए कि जब साइन क्या होता है? n π होता है। साइन कितना होता है? n π। n π मतलब पाई के मल्टीपल्स। पाई बेसिकली कितना होता है? 180 डिग्री। तो पहला एंगल हो जाएगा 0 क्योंकि n 0 हो गया, फिर 180 डिग्री, फिर 180 का 2 मल्टीपल 360 डिग्री, फिर ऐसे 540 डिग्री। इन सब वैल्यूज पर साइन क्या होता है? हमारा 0 होता है। इन सब वैल्यूज पर साइन क्या होता है? हमारा 0 होता है। कॉस किस पे 0? 90 पे। तो कॉस हमारा 0 होता है 2n + 1/2 टाइम्स π/2, यानी ऑड मल्टीपल्स। किसके ऑड मल्टीपल्स पे? 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स पर। जैसे कि n को 0 रखा तो π/2 आ गया, n को 1 रखा मैंने तो 2 + 1 3 π/2, 3 π/2 यानी कि ये 90 डिग्री, ये 270 डिग्री। फिर आ जाएगा 5 π/2 यानी वो आ जाएगा 450 डिग्री। इन सब एंगल्स पे cos क्या होता है? मेरा 0 होता है। इन सब एंगल पे कौन 0 होता है? cos 0 होता है। ठीक है। तो यानी कि ये चीज। फिर tan क्या होता है? आपको पता है tan होता है sin बाय cos। tan क्या होता है हमारा? sin बाय cos। अब ये चीज ध्यान रखनी है कि cos वाला फंक्शन कभी भी 0 नहीं होना चाहिए tan के केस में, क्योंकि अगर वो नीचे वाला पार्ट 0 हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। यानी जो आपके पास tan है, tan वाले केस में x कभी भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऑड मल्टीपल यानी अगर मान लो 0 आ जाएगा, cos 90 आ जाएगा, tan 90 कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। tan 90 क्यों? sin 90 बाय cos 90, यानी कि tan sin 91 cos 90 0, तो आंसर क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। यानी ये चीज पता होनी चाहिए हमें, आगे यूज होगी कि sin x कब 0 होता है? मल्टीपल्स ऑफ पाई पर। ठीक है, n मल्टीपल्स ऑफ पाई पर। cos x कब 0 होता है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे, यानी कि 90 डिग्री, 270 डिग्री, 450 डिग्री। इस तरीके से इन मल्टीपल्स पर cos 0 होता है, 0, 180, 365, 40 इन एंगल्स पर कौन 0 होता है? हमारे पास sin 0 होता है। अब हम बात करते हैं डोमेन की और रेंज की। अब डोमेन का मतलब क्या होता है? क्या क्या वैल्यूज आप पुट कर सकते हो एक फंक्शन के अंदर, आप क्या क्या वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो sin x के अंदर हम कोई भी नंबर डाल सकते हैं, सारे रियल नंबर। sin x की डोमेन क्या होती है? सारे रियल नंबर। सेम cos x की डोमेन भी क्या होती है? सारे रियल नंबर। बट रेंज क्या होती है sin x? sin x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती थी? 1, और मिनिमम कितनी होती थी? -1। तो रेंज sin x की कितनी होती है? 1 से लेकर 1 तक कोई भी नंबर आ सकता है। -1 से लेकर 1 तक कोई भी नंबर आ सकता है।
और सेम cos x के लिए भी -1 से लेकर 1 तक कोई भी नंबर हमारा आंसर आ सकता है। What about tan x? tan x को क्या लिख सकता हूं मैं? tan x को लिख सकता हूं sin x अपॉन में cos x, है ना। तो डोमेन क्या होगी इसकी? सारे रियल नंबर होंगे बट वो नंबर्स नहीं होंगे जिस केस में cos क्या होगा? 0, क्योंकि जिस केस में cos 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली ये नंबर क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइन बन जाएगा। तो इसकी डोमेन क्या है? सारे रियल नंबर डाल सकते हो बट सिर्फ वो नहीं डाल सकते जिन वैल्यूज पर ये 0 होता है। कौन 0 होता है? cos। और cos किन वैल्यूज पे 0 होता है हमारा? ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे cos क्या होता है? 0। और इसकी रेंज क्या होती है? याद करो ट्रिग्नोमेट्री में 0 से 90 डिग्री के एंगल्स में tan की वैल्यू, tan 0 होता था, ठीक है। tan 30 आपके पास 1/√3 होता था, tan 45 1 होता था, tan 60 √3 होता था, tan 90 इन्फिनिटी होता था। यानी कि ये इन्फिनिटी तक पहुंच रहा है और ऐसी नेगेटिव इन्फिनिटी तक भी पहुंचेगा क्वाड्रेंट शिफ्ट करने के बाद। यानी इसकी रेंज क्या हो जाती है? -∞ टू इन्फिनिटी, यानी सारे रियल नंबर। यानी tan x की जो रेंज है वो क्या हो जाएगी? सारे रियल नंबर। डोमेन क्या है? सारे रियल बट वो वैल्यूज नहीं आनी चाहिए जहां पर cos x हमारा क्या है? 0। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, इसे एक बार नोट करो। हाँ जी, देखो डोमेन का मतलब क्या होता है? सपोज मैंने आपके सामने ना ये फंक्शन रखा x², यहां पर क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है कि मैं कोई नंबर नहीं डाल सकता? मैं सब डाल सकता हूं। मैं 1 डाल दूं, 2 डाल दूं, 3 डाल दूं, -1 डाल दूं, -2 डाल दूं, -3 डाल दूं, 0 भी डाल सकता है, 0 का स्क्वायर 0। बट अगर मैं ये लिख दूं यहां पर मैं 0 नहीं डाल सकता, बिकॉज अगर मैंने यहां 0 डाल दिया मेरा आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। सपोज मैंने ये क्वेश्चन लिखा आपके सामने, यहां पर मैं क्या नहीं डाल सकता? मैं 2 नहीं डाल सकता। सारे रियल नंबर डाल सकता हूं, मैं 2 नहीं डाल सकता। क्यों? बिकॉज अगर मैंने यहां पर 2 डाल दिया तो मेरा आंसर आ जाएगा 1/0, और 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, है ना। तो यही सेम सिचुएशन है हमारे पास इस केस में कि यहां पर ये नंबर 0 नहीं बनना चाहिए। ये 0 कब बनेगा? cos 0 कब बनता है? 90 डिग्री पर। क्या सिर्फ 90 पे? नहीं, और भी बाकी एंगल्स। और वो बाकी एंगल्स क्या होते हैं? ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। यानी कि n को जब मैंने यहाँ 1 0 रखा तो मेरा आंसर आ गया 1 × π/2। n को 2 रखा, ठीक है, 0 के बाद 1 रखो, 3 2 1 2 + 1 3 π/2। 3 π/2 कितने डिग्री होता है? 270 डिग्री। फिर मैंने 2 रखा, 4 + 1 5 π/2 कितना होता है? 450। यानी ये सब नंबर्स नहीं डाल सकते हम इसमें, बाकी कोई सा भी नंबर डाल सकते हैं जहां पर हमारे पास इसकी डोमेन किस लिए डिफाइन करी गई हमने कि सारे रियल नंबर डाल लो बट ये नंबर नहीं डालना जहां पर cos x क्या होता है? 0। तो वो वाले नंबर हटा दिए, बस बाकी सारे रख दिए। और रेंज क्या होती है इसकी? यानी रेंज जो आउटपुट मिलेगी कहां से कहां तक आंसर आ सकता है? -1 से 1 तक, जितना मर्जी बड़ा आंसर आ जाए, जितना मर्जी छोटा आंसर आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये नहीं क्लियर होगी तो हमें एक तरीके से इनवर्स की टेबल क्लियर नहीं होगी, और इनवर्स की टेबल क्लियर नहीं हुई तो क्वेश्चन ही नहीं क्लियर होगा। नाउ वी आर लेफ्ट विद कोसेकेंट x, secant x एंड देन cot x। कोसेकेंट x को हम क्या लिख सकते हैं? 1/sin x। secant x को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos x। और cot x को cos x अपॉन में sin x। नाउ अगर मैं इनकी डोमेन की बात करूं और यहां पर रेंज की बात करूं तो जो डोमेन होती है कोसेकेंट की वो क्या होगी? सारे रियल नंबर हो सकते हैं बट वो वैल्यूज नहीं हो सकती जहां पर कौन 0 हो? हमारे पास साइन हमारा 0 हो। और साइन किस वैल्यूज पर 0 होता था? n मल्टीपल्स ऑफ पाई, यानी 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, इन सब वैल्यूज पर। तो यानी कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा? सारे रियल नंबर एक्सेप्ट वो नंबर जहां पर हम पे साइन 0 होता है, यानी n और मल्टीपल्स ऑफ पाई। ठीक है, रेंज इसकी थोड़ी सी ध्यान रखनी है। इसकी रेंज सारे रियल नंबर आ सकते हैं, बस -1 से 1 वाला इंटरवल का नंबर नहीं आ सकता। मतलब ये मैंने लिखा -1, ये मैंने लिखा 1, ये लिख दिया मैंने इन्फिनिटी, ये मैंने लिख दिया -∞। ठीक है, इसका जो आंसर है ना इसकी रेंज का,
ये सारे नंबर आ सकते हैं, -1 से लेकर पिछले सारे, 1 से लेकर अगले सारे। ये इंटरवल इसका आंसर कभी भी नहीं आ सकता। इसकी जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच वाला नंबर जितने भी होंगे, 0 हो गया, 1/2 हो गया, -1/2 हो गया, 1/4 हो गया, यानी -1 से 1 के बीच के जितने भी इनफाइनाइट नंबर्स है वो नंबर्स इसकी रेंज में नहीं आते, वो नंबर्स कभी भी इसका आंसर नहीं देंगे। ये हमारी क्या हो गई, इसकी रेंज हो गई, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं -∞ से -1 यूनियन, ये वाला पार्ट यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी तक, यानी ये आंसर इसकी रेंज का होगा। ये वाला आंसर कभी भी रेंज का पार्ट नहीं है। -1 और 1 आ सकते हैं, बट -1 और 1 के बीच वाली वैल्यूज कभी भी नहीं आ सकती। सेम हमारे पास आ जाता है सीकेंड का। अब सीकेंड के लिए मुझे बताओ इसकी रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगी। सारे रियल नंबर हो सकते हैं, बट वो वैल्यूज नहीं आ सकती जहां पर cos x क्या होगा, 0, और cos x किसके केस में 0 होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 वाले केस में 0 होता है। और एग्जैक्टली सेम यही रेंज हमारी किसकी होती है, सीकेंड x वाले फंक्शन की। साइन कॉस सिमिलर थे, है ना, वैसे ही कोसिकेंट और सीकेंट की रेंज भी क्या है, सिमिलर। जो आपने देखा साइन और कॉस की, देखो ये सेम थी, है ना, तो सेम उसी तरीके से इन दोनों की भी क्या है, रेंज इक्वली सेम है। जो ये है उसी की यही है। व्हाट अबाउट कॉट, कॉट को क्या कह सकता हूं, सारे रियल नंबर हो सकते हैं, बट कौन सी वैल्यूज नहीं आ सकती इसमें, वो वैल्यूज नहीं आ सकती जहां साइन 0 है। और साइन किस पे 0 होता है, हम पे n π पर। साइन किस पे 0 होता है, n π पर। और cot x जो है, cot x की वैल्यूज याद करो, tan की क्या होती थी, रिवर्स। अगर √3 आ रहा है तो वो 1/√3 आता था, अगर ये वो 0 आ रहा था तो ये नॉट डिफाइन आता था, अगर वो इन्फिनिटी आता तो ये 0 आता था। यानी अगेन ये भी क्या है, -∞ से इंफिनिटी, यानी सारे के सारे रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर। तो अब हम ओवरऑल देखें एक बार कि ओवरऑल हमारे पास क्या चीजें आई। ओवरऑल अगर मैं आपको इसको सामने दिखाता हूं तो हमारे पास क्या क्या चीजें आई, आप एक बार इसको देखना ध्यान से, कि जब हम बात कर रहे हैं इन सब फंक्शंस की एक साथ, तो इन सब फंक्शंस की एक साथ जब मैं बात करूंगा, इन दोनों की डोमेन सेम है और रेंज भी सेम है। इन दोनों की tan x की और cot x की जो हमारे पास रेंज है वो क्या है, एग्जैक्टली सेम। और किन की रेंज सेम है, कोसिकेंट और सीकेंट की, यानी साइन कॉस की रेंज सेम, ठीक है, tan cot की रेंज सेम, कोसिकेंट सीकेंट की रेंज सेम। डोमेन हमारे पास इन दोनों की सेम है। फिर यहां से देखो, जिनके नीचे साइन आ रहा है ना, जिनके नीचे साइन आ रहा है, जिनके नीचे साइन आ रहा है, उन दोनों की भी डोमेन सेम, और जिनके नीचे कॉस आ रहा है उन दोनों की भी हमारी क्या है, डोमेन सेम है। तो सिमिलैरिटीज है, ठीक है। बट हमारे लिए अब मेन जो काम है, हमें क्या याद रखना है इनवर्स फंक्शन के लिए, हमारा मेन मतलब है हमारी यहाँ की रेंज से, हमें ये रेंज अच्छे से पता होनी चाहिए। ये रेंज का यूज होगा हमारा आगे इनवर्स फंक्शन के अंदर। सो ये पूरा टेबल था हमारा डोमेन रेंज किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। अब हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर इनवर्स फंक्शन निकालना होता है तो डोमेन रेंज बन जाती है, रेंज डोमेन बन जाती है। बट इनवर्स फंक्शन तभी निकलता है जब फंक्शन कैसा हो, 1 1 और 1 2 दोनों हो। अब जो हमारा sin x है, cos x है, tan x है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ये सब 1 1 नहीं होते, ये सब 1 1 नहीं होते। क्यों, अभी अभी मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा था, मैंने कहा था कि sin x मेरा 0 कब कब होता है, sin x मेरा 0 होता है, आपने खुद बताया था 0 पे, 180 पे, 360 पे, इन सब वैल्यू पे ये सेम वैल्यू दे रहा है। यानी जब मैं इसका एरो डायग्राम बनाऊंगा तो 0 डिग्री पे मेरा आंसर कितना आएगा, 0। 180 डिग्री पे भी कितना आंसर आएगा, 0। 360 पे भी कितना आंसर आएगा, 0, है ना। ऐसे ही क्या साइन 30 1/2 सिर्फ 30 पे होता है, नहीं, वो 30 पे भी होगा। वो 180 माइनस थीटा जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता था, यानी 150 डिग्री, उस पे भी होगा। ऐसे वो बहुत सारे पर्टिकुलर एंगल्स पर होगा। यानी जो ये साइन एक्स है, इस पर्टिकुलर जो इसकी डोमेन दी हुई है, जो कि सारे रियल नंबर है, उस पे ये 1 1 कभी भी नहीं हो सकता। इसको अगर हम ग्राफिकली चेक करें तो ग्राफ अगर हमें बनाना होता है साइन एक्स का, तो हम कैसे बनाते हैं, 0
90 90 का गैप ले लेते हैं, 90 डिग्री यानी पाई बाय 2, 180 डिग्री यानी पाई, फिर 270 डिग्री यानी 3 पाई बाय 2, और फिर 360 डिग्री यानी कि 2 पाई। सेम वो नेगेटिव में भी जाएगा, माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाय 2, और फिर यहां से अगर हम बात करते हैं तो वो क्या आ जाता है हम पे, दैट विल बी माइनस दैट विल बी माइनस 2 पाई। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम कितनी होती है, -1। अब आप देखो साइन हमारा 0 पे कितना होता है, बनाऊंगा 0 पे 0, 90 पे कितना हो जाता है 1, पाई पे कितना हो जाता है 0, फिर 3 पाई बाय 2 पे होता है वो -1, फिर 2 पाई पे कितना हो जाता है फिर से 0। तो इस तरीके से क्या बनता है, साइन एक्स का हमारा ग्राफ बनता है, और फिर ये यहाँ से इसी तरीके से इधर की तरफ जाता है। यानी साइन एक्स का जो ग्राफ है वो किस तरीके से बनता है हमारा, इस तरीके से चलता है। साइन एक्स का ग्राफ इस सेंस में मूव करता है। अब आप ये चेक करो क्या ये 1 1 है, 1 1 चेक करने का मतलब क्या ये हमारे पास अलग अलग x की वैल्यू पर सेम y की वैल्यू दे रहा है, अलग अलग x की वैल्यू पर क्या ये सेम y की वैल्यू दे रहा है। तो उसके लिए मैंने आपको एक टेस्ट बताया था, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो ये कट कर रही है, एक यहाँ पे भी कट कर रही है, यहाँ पे भी कट कर रही है, यहाँ पे भी कट कर रही है, यानी इस पर्टिकुलर लाइन पर हमारे पास क्या आ रहा है, y की वैल्यू तो सेम है बट x की वैल्यू क्या क्या आ रही है हमारे पास, अलग अलग आ रही है। ये एक x की वैल्यू है, ये एक x की वैल्यू है, ये हमारे एक x की वैल्यू है, और ये हमारे एक x की वैल्यू है, बट y की वैल्यू इन सबके लिए क्या है, सेम है। यानी इनपुट तो हमारे पास अलग अलग है, आउटपुट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इनपुट हमारा अलग अलग है, आउटपुट हमारा सबका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो क्या ये 1 1 हुआ, नहीं हुआ। अगर ये 1 1 नहीं हुआ इस पर्टिकुलर केस में तो इसका मैं इनवर्स नहीं निकाल पाऊंगा, इस फंक्शन का फिर मैं इनवर्स नहीं निकाल पाऊंगा। तो यानी कि अब इसकी डोमेन जो दी हुई थी सारे रियल नंबर दी हुई थी, है ना, तो सारे रियल नंबर के ऊपर ये फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं हो सकता, ये फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं हो सकता। तो अब यहां पर देखिए अगर हम, तो मैंने कह दिया कि भाई देखो अगर मैं ये इंटरवल ले लूं, सपोज यहां से लेकर कहां तक का इंटरवल ले लिया मैंने, यहां तक का इंटरवल ले लिया, बस ये मेरा ग्राफ है, बाकी सब भूल जाओ, ये ग्राफ है। तो क्या अब ये 1 1 है, अब ये 1 1 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन अगर पास कर रहा हूं तो सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगी इस ब्लू वाली रीजन में, नीचे से भी देखूंगा तो एक पॉइंट पे ही कट करेगी। ऐसे ही अगर आप इस वाली रीजन को देखो, फंक्शन यहां से लेकर यहां तक, इस रीजन पे भी तो फंक्शन क्या हो सकता है हमारा, 1 1 हो सकता है। इस रीजन पे भी फंक्शन क्या हो सकता है हमारा, 1 1 हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी डोमेन के ऊपर एक फंक्शन को 1 1 कर सकते हैं। और जो हमने एक स्टैंडर्ड मान लिया कि साइन इन एक्स के लिए, साइन इन एक्स को अगर हमें उसका इनवर्स फंक्शन बनाना है तो हमें उसका डोमेन क्या लेना है, हमने उसका डोमेन लेना है -π/2 से लेकर π/2 तक का डोमेन हम क्या कर लेंगे, साइन एक्स के लिए मान लेंगे, ताकि हम उसका अब इनवर्स फाइंड कर सके। हमने क्या प्रिंसिपल डोमेन मान लिया, हमने डोमेन मान लिया कि हाँ साइन एक्स को अगर हमें इनवर्स निकालना है तो हम क्या मान लेंगे उसका डोमेन, -π/2 से π/2 ले लेंगे, और इस पर्टिकुलर डोमेन पे हम इसका इनवर्स फाइंड कर पाएंगे। इस पर्टिकुलर डोमेन पर, डोमेन क्या मान लिया मैंने साइन एक्स का, साइन एक्स का डोमेन मैंने मान लिया -π/2 से लेकर π/2, और रेंज आपकी साइन एक्स की कितनी आएगी, -1 से 1। मिनिमम वैल्यू इस पर्टिकुलर जगह पे साइन एक्स की -1 आ रही है और मैक्सिमम कितनी आ रही है हमारे पास, 1 आ रही है। तो रेंज क्या आएगी उसकी, -1 से 1। तो अब ये फंक्शन मेरा 1 1 भी है और ये फंक्शन मेरा ऑन टू भी है। तो अगर अब मैं इसका इनवर्स करूंगा, अगर अब मैं इसका इनवर्स करूंगा तो साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, उसकी डोमेन क्या बन जाएगी, -1 से 1, और उसकी रेंज क्या बन जाएगी, -π/2 से
π/2, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर एक फंक्शन a टू b जा रहा है उसका मुझे इनवर्स निकालना है, तो उस इनवर्स का फंक्शन की जो डोमेन और रेंज वो क्या हो जाती थी, इंटरचेंज हो जाती थी। तो इट मींस कि ये वैल्यू हमें याद करनी है हर एक की, ठीक है, और फिर हम क्या कर देंगे, उसके इनवर्स का टेबल बना लेंगे और वो टेबल मेन है जो हमारा यूज होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये बात समझ आई? ठीक है, यानी कि ये स्पेसिफिक हमने मान तो हम ये भी सकते थे, बट स्पेसिफिकली उन्होंने फिक्स कर दिया कि हम -π/2 से π/2 ही लेंगे हमेशा जब भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं साइन के लिए, ठीक है, अनलेस अनटिल स्पेसिफाई ना किया जाए। तो ऐसा तो कोई भी ले सकता था, तो सबका एक तरीके से कंसेप्ट अलग बन जाता कुछ ना कुछ, तो उन्होंने फिक्स कर दिया -π/2 से π/2 लेंगे, ठीक है। सो ये चीज हमने अब क्या करनी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ इन्वॉल्व कर देनी है, कि जो हमने अपना टेबल सीखा था डोमेन वाला, ये वाला, अब हम इसको इनवर्स के साथ क्या कर देंगे, लिंक कर देंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमारा टेबल क्या रहे। अब देखो, जो हमारी रेंज, मैंने क्या बताया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में क्या चेंज होगा, डोमेन रेंज बन जाएगी, रेंज डोमेन बन जाएगी इनवर्स फंक्शन में, बट डोमेन तो हम स्पेसिफिकली चेंज कर रहे हैं, तो डोमेन जो मैं लिखूंगा वो चेंज करके होगी और रेंज हमारी वही रहेगी जो पिछले फंक्शन की थी। तो अब हम बात कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का टेबल। तो पहले आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, फिर आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, फिर आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, फिर हमारा कोसिकेंट इनवर्स एक्स, फिर हमारा सीकेंट इनवर्स एक्स, और लास्ट में हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स। अब ध्यान देना, क्योंकि हम इनवर्स कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जो वहां पर रेंज आई थी टेबल पर वो हमारी क्या बन जाएगी, डोमेन। साइन एक्स कहां से कहां तक आ सकता था, -1 से 1 तक आ सकता था। साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आ सकती थी, -1 से 1, तो ये साइन इनवर्स के लिए डोमेन बन जाएगी। cos x की भी क्या वैल्यू थी, -1 से 1 तक। tan इनवर्स tan x की वैल्यू क्या थी, रेंज क्या थी, -∞ यानी सारे के सारे रियल नंबर। कोसिकेंट के लिए क्या कंडीशन थी, कोसिकेंट का क्या था कि वो वाली वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, मतलब रेंज पूछ रहा है, तो रेंज क्या होती थी कोसिकेंट के लिए, सारे रियल नंबर बट -1 से 1 वाला इंटरवल नहीं आना चाहिए था। तो हम क्या लिख देंगे, सारे रियल नंबर बट -1 से 1 वाला इंटरवल नहीं आना चाहिए था, जिससे मैंने क्या लिखवाया था, -∞ से 1 क्लोज्ड यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये भी आप लिख सकते हो उस केस में। सीकेंड के लिए भी सेम, ऑल रियल एक्सेप्ट -1 से 1, और कॉट के लिए सारे के सारे रियल नंबर, यानी एज इट इज हमारी जो डोमेन है वो एज इट इज आ गई, हमारी जो डोमेन है वो क्या आ गई, एज इट इज आ गई, वहां से जो रेंज आई हुई थी। अब जो हमारी रेंज में डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, ये आता है -π/2 से π/2। ये वैल्यू कितनी होती है हम पे, -π/2 से कितनी आती है हमारे पास, π/2, -π/2 से π/2। और कैसा इंटरवल आता है हमारे पास, क्लोज इंटरवल। कैसा इंटरवल आएगा हमारे पास, ये क्लोज इंटरवल आएगा, क्लोज इंटरवल। यहां पर इसकी रेंज क्या हो जाती है, वो होती है 0 से लेकर पाई तक। वो कितनी होती है हमारे पास, 0 से लेकर पाई तक की। tan के केस में क्या होता है, tan के केस में आ जाता है हम पे ओपन इंटरवल, किसका, -π/2 से π/2 का, यानी ये सेम है, बस इंटरवल क्लोज है, यहां पर इंटरवल ओपन हो गया। कोसिकेंट के केस में यही सेम आती है, -π/2 से π/2, ठीक है, बट कोसिकेंट किस पे 0 होता है, 1/sin, साइन किस पे 0 होता है, 0 पर, तो यहां से वो 0 वाली वैल्यू हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कोसिकेंट 1/sin होता है, साइन अगर नीचे 0 हो सकता है वो, तो साइन 0 कितने पे होता है, साइन हमारे पास अगर 0 हो गया कोसिकेंट के केस में तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, तो साइन 0 कितने पे होता है, 0 पे, तो वो हटा दी। सीकेंड का केस में क्या हो जाएगा, 0 से पाई, ठीक है, और सीकेंड क्या होता है, 1/cos, cos किस पे 0 होता है, 90 डिग्री पे, है ना, cos 90, तो यहां से 90 हटा दिया हमने। और यहां पर कॉट है, कॉट के केस में हमारा क्या आ जाएगा,
0 से पाई ओपन। यानी कि यहां पर भी अगर हम थोड़ा सा पैटर्न देखें तो जो साइन वाली टर्म्स है, साइन वाली ये है जो सेम है उसके जैसे, ये tan में आ गया और ये हमारा कोसिकेंट में आ गया। डिफरेंस क्या है, ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज्ड है, बट इसमें से 0 हटा दिया। कॉस, सीकेंट और कॉट ये सेम से है, ये सेम, ये भी सेम, इसमें से π/2 घटा दिया और इसमें जस्ट इंटरवल क्या कर दिया हमने, ओपन बना दिया 0 से पाई। सो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, ये टेबल के बेस पे हमारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये एक बार आप नोट डाउन कर लो। यहाँ पर मेन रेंज इंपॉर्टेंट है, मेन क्या इंपॉर्टेंट है, हमारी रेंज की रेंज हमें पता होनी चाहिए। मेन रेंज पता है तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे।